अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 29 पढ़ेंगे, जिसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स को डिस्कस करना है। तो सिंपल इंटीग्रल तो आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन कैसे हम फाइंड करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन के साथ लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। एज द फॉर्मूला फॉर विड्थ इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं और उसको जितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया होता है उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। यानी सिग्मा डेल्टा एक्स जो है वो इक्वल होता है बी माइनस ए ओवर एन के। तो ये तो फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब डिस्टेंस जो है वो सेम हो, यानी आपके पास ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है, तो इसके दरमियान आपने जितने पार्ट्स इसके बनाए हैं ना, सबके दरमियान डिस्टेंस सेम है। इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सारे इक्वल हैं, तब ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। अगर इनके दरमियान जो विड्थ है या इनका जो डिस्टेंस है वो सेम ना हो, डिफरेंट हो जाए, चेंज हो जाए, तो फिर हम जो है फार्मूला भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और वो कैसे होता है फार्मूला, अगर हम यहाँ पे कहें ना कि इफ़ वी want to find width of the largest सब इंटरवल, यानी ए से बी तक हमने जितने यहाँ पे सब इंटरवल्स बनाए हैं उसमें से आप देखना चाहते हैं कि सबसे बड़ा इंटरवल कौन सा है, सबसे ज़्यादा विड्थ किसकी है, या सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन से इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो उसे हम मैश साइज़ कहते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं मैक्स डेल्टा एक्स के। मैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम डिस्टेंस किसका आ रहा है, ठीक है। और इसे हम पढ़ते कैसे हैं, मैक्सिमम ऑफ द डेल्टा एक्स। नीचे मैंने यहाँ डायग्राम के ज़रिए इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके पास इस तरह से पॉइंट्स थे, एक लाइन के ऊपर 0, 3/2, 5/2, 9/2, 6। तो इनके दरमियान डिस्टेंस जो होगा उसको हम डेल्टा x1 कह देते हैं। इन दो के दरमियान डिस्टेंस को हम डेल्टा x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ये डेल्टा x3 हो जाएगा और ये डेल्टा x4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसका मेश साइज़ निकालना चाहते हैं तो मेश साइज़ का मतलब होता है कि लार्जेस्ट इंटरवल आपने लेना है। तो यहाँ से देखने से हमें पता चल रहा है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इस पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, तो डेल्टा x3 जो है वो हमें मेश साइज़ देगा। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स डेल्टा एक्स के, यानी मैक्स डेल्टा एक्स के इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, जो इंटरवल यहाँ पे हम ले रहे हैं डेल्टा x3, और उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल उसका फिर फॉर्मूला क्या बन जाता है, b माइनस ए। फिर आप उसे n से डिवाइड नहीं करते, सिर्फ आपने ये सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस कर देना है। 9/2 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैश साइज इसका आ गया हमारे पास 2। अब नेक्स्ट एक हमारा थ्योरम है एरिया अंडर कर्व। अगर आपने कर्व के नीचे एरिया फाइंड करना है और फंक्शन आप ले लेते हैं एक जो कॉन्टिन्यूस भी है और वो पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है, तो फिर क्या होता है, द एरिया अंडर कर्व ओवर ए बी इज़, इसका जो एरिया का फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए इज़ इक्वल टू लिमिट, जिसमें मैश साइज लेते हैं हम उसका, यानी मैक्सिमम डेल्टा एक्स की अप्रोच कर रहा होता है 0 को, सिग्मा एफ ऑफ एक्स स्टार डेल्टा के एक्स। ये हम पिछले लेक्चर में एग्जांपल पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें लिमिट के साथ सिर्फ जो है वो सिंपल नंबर हम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने मैक्सिमम वाला लेना है। सिर्फ डेल्टा एक्स को अप्रोच नहीं करवाना, डेल्टा एक्स के साथ मैक्स लगा देना है, यानी इसका मैक्स साइज लेंगे हम। और ये जो सारी वैल्यू है लिमिट सिग्मा एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, इस सारे को हम यूँ भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी जगह एफ ऑफ एक्स आ गया, इसकी जगह डी एक्स आ गया, और सिग्मा और लिमिट दोनों की जगह हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और लिमिट्स लगा दी साथ में, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। और ये जो सिग्मा वाला हमारे पास यहाँ पे टर्म है सिग्मा वाली, सिग्मा एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स के, इसको हम कहते हैं रायमन सम, ठीक है। एक मैथमेटिशियन था रायमन, उसके नाम पे इसको नाम दिया गया है रायमन सम। और थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि अभी हमने पीछे कहा है कि ये एरिया का फॉर्मूला है, तो एरिया के फॉर्मूले में ये जब हम इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लगाते हैं तो ये जो पूरा होता है ना, इस पूरे को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि डेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रेशन होती है जिसके अंदर लिमिट्स अप्लाई की जाती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और यहाँ पे जो बी और ए हैं वो क्या है, अपर और लोअर लिमिट है। जो ऊपर वाली लिमिट होती है ना, ये उसको हम अपर लिमिट कहते हैं, और जो बॉटम पे होगी उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं कि आपने लिमिट्स जो है वो ओपन कैसे करनी है। इंटीग्रेशन तो हमने सीख ली है कि कैसे होती है, अब उसके अंदर लिमिट्स अगर आ जाएँ तो फिर कैसे हमने उसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखें, कहते हैं एवेलुएट करें इस फंक्शन को। अब देखिए यहाँ से लिमिट्स तो हमें पता चल गया कि 2 से 4 तक है और अंदर फंक्शन x माइनस 1 है, तो आप क्या करें, यहाँ से x की इंटीग्रेशन अलग कर लें और माइनस लगा के 1 की इंटीग्रेशन अलग कर लें। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि दो फंक्शंस अगर माइनस हो रहे हों तो हम उनका इंटीग्रल सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने ये सेम लिमिट्स दोनों के साथ सेम आएंगी, ये भी 2 4 है और ये भी 2 4 है।
अब जब हमने x की इंटीग्रेशन करनी है तो इसकी पावर में 1 प्लस होगा तो वो x स्क्वायर हो जाएगा और उसी पावर के साथ डिवाइड कर दें x स्क्वायर बाय 2। बाहर ये इस तरह से लाइंस लगा के हमने इसकी लिमिट्स लिख दी। हम ये लाइंस भी लगा सकते हैं और चाहे तो यूँ आप ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक सिंगल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आप यूँ, और इस तरह से एक्स स्क्वायर बाय 2 एक सिंगल लाइन भी लगा सकते हैं। तो ये चारों नोटेशन ठीक है, या तो डबल लाइंस लगा दें या ब्रैकेट्स लगा दें या एक ब्रैकेट और एक लाइन लगा दें, ठीक है। तो x की इंटीग्रेशन हो गई एक्स स्क्वायर बाय 2, बाहर इसकी लिमिट्स 2 से 4 तक हमने लगा दी, माइनस एज इट इज़ 1 की इंटीग्रेशन x होती है और इसकी भी लिमिट्स 4 और 2 हैं, और साथ में c ऐड कर दिया। वैसे यहाँ पे c आगे जब कांस्टेंट है तो फिर हम c हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप ऐड नहीं करते तो नो इशू। अब इसमें आपने क्या करना है, जब लिमिट खोलनी होती है तो उसका तरीका ये होता है कि आपने इस फंक्शन के अंदर पहले अपर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट यहाँ पे 4 है, तो जहाँ x आ रहा है ना यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे। x का स्क्वायर था तो 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2 एज इट इज़। फिर माइनस लगा के इसी फंक्शन के अंदर दोबारा हम लोअर लिमिट पुट करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं, ये तरीका होता है लिमिट खोलने का। इसके अंदर भी पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह 4, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर देंगे 2, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 ओवर 2, और 4 माइनस 2 यहाँ पे 2 बचता है। इनको सिंप्लीफाई कर लें तो 8 माइनस 2 इंटू 2, तो ये सिंप्लीफाई करके आंसर हमारा यहाँ पे आ गया 4। तो ये हमने एरिया निकाल लिया इस फंक्शन का जिसकी इक्वेशन x माइनस 1 थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेम लिमिट्स हैं 2 से 4 तक, लेकिन फंक्शन x माइनस 1 की बजाय उन्होंने 1 माइनस एक्स कर दिया है। तो इसमें भी यही आप करेंगे, 1 के साथ इंटीग्रेशन अलग कर लेनी है, x के साथ अलग कर लेनी है, लिमिट सेम रहेंगी दोनों के साथ। 1 की इंटीग्रेशन x हो गई और 2 4 लिमिट्स लिख दी हमने साइड पे। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होगी, इसकी भी लिमिट्स हमने लिख दी। अपर लिमिट हमने यहाँ पे 4 पुट की और माइनस लगा के हमने लोअर लिमिट 2 पुट कर दी। फिर यहाँ पे माइनस, इस x की जगह भी आपने अपर लिमिट पुट करनी है 4 का स्क्वायर और नीचे 2 आ गया, माइनस लगा के अब लोअर लिमिट पुट करनी है 2 का स्क्वायर ओवर 2। इसी तरह से उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। यहाँ पे बाहर माइनस है तो इसलिए हमने अंदर का साइन चेंज कर देना है जब ब्रैकेट ओपन होगी। तो सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ रहा है -4, और माइनस जो है वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि जो नेगेटिव साइन है दैट शोज द एरिया बिलो द x एक्सिस इज़ लार्जर देन अबव। यानी अगर ग्राफ इस तरह से आपके पास, ठीक है, तो ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये ज़्यादा एरिया जो होगा ना इस कर्व के नीचे, यानी वो ज़्यादा जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे लाया करता है, ऊपर थोड़ा होगा, नीचे का एरिया ज़्यादा है, इस वजह से वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ हमें उसकी पोजीशन शो करता है कि वो एक्स एक्सिस से अबव लाया करेगा या बिलो। नेक्स्ट हमारी एक डेफिनेशन है यहाँ पे कि अगर तो इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट सेम आ जाएं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम आ जाती हैं। देखें लोअर भी a है अपर भी a है, तो हमेशा आंसर 0 आता है, क्योंकि देखें अगर मैं x पे अप्लाई करती हूँ ना, हमारे पास x है और उसकी लोअर और अपर लिमिट सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लगा के लोअर पुट करते हैं, लोअर भी a है तो ये तो कट होके 0 आंसर आ जाता है ना। तो इसलिए कोई भी फंक्शन हो जिसकी अपर और लोअर लिमिट्स अगर सेम है तो उसका इंटीग्रल जो है वो हमेशा इक्वल टू 0 होता है। एक और यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास कि अगर f इंटीग्रेबल हो तो हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन का। जैसे यहाँ पे देखें a b था और f ऑफ x dx है, तो हम b को ऊपर की बजाय नीचे लिख दें और जो a लोअर लिमिट थी उसको अपर लिमिट बना दें। तो हमने क्या किया, लिमिट्स को यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया ना, a से b तक था लेकिन हमने उसको उल्टा कर दिया b से a तक। तो जब हमने लिमिट्स एक्सचेंज कर दी हैं या उनको फ्लिप कर दिया है तो आपने बाहर साइन चेंज कर देना होता है फंक्शन का, ठीक है। जब लिमिट्स एक्सचेंज हो जाती हैं यानी लोअर को आप अपर बना दें और अपर को लोअर बना दें तो बाहर फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है। अगर पहले प्लस था तो माइनस हो जाएगा, अगर पहले माइनस होता तो फिर हमने उसको चेंज करके प्लस लगा देना था। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रल की, जो आम इंटीग्रेशन की हमने पढ़ी थी वही सेम होंगी, सिर्फ आपने साथ में लिमिट्स ए बी अप्लाई किए हैं। जैसे c है अगर इंटीग्रल के अंदर और साथ में फंक्शन है तो हम c बाहर कांस्टेंट निकाल लेते हैं और अंदर सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और उनकी इंटीग्रेशन करनी हो तो f ऑफ x पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन अलग हो जाती है और दूसरे फंक्शन g ऑफ x की अलग हो जाएगी। इसी तरह से अगर दोनों माइनस हो रहे हैं तो पहले की अलग और फिर माइनस लगा के दूसरे की अलग। अब एक और थ्योरम है यहाँ पे कि अगर f जो है वो इंटीग्रेबल है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल कंटेनिंग 3 पॉइंट्स a b एंड c, देन अगर एक
आपके पास फंक्शन है, उसकी लिमिट्स दी हुई है ए से बी तक, और ए से बी के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट है सी, ए से बी तक लिमिट्स है ना, इनके दरमियान एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसे हम सी कह रहे हैं, तो हम ए से सी तक लिमिट अलग कर सकते हैं और फिर सी से बी तक अलग कर सकते हैं। ठीक है, ए से बी तक थी तो हमने ए से सी तक अलग कर ली, फिर प्लस लगा के वही फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा और उसी फंक्शन की दोबारा हमने सी से बी तक अलग लिमिट लगा ली। अब ये एग्जांपल करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे देखें 1 से 5 तक दी हुई है एक लिमिट एफ ऑफ एक्स की, और वैल्यू उन्होंने खुद ही दे दी है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, -1। फिर एक लिमिट है जिसमें 3 से 5 तक वैल्यूज़ हैं और उसका आंसर 3 आता है। फिर ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये जी ऑफ एक्स है जिसकी अगेन लिमिट्स 3 से 5 तक दी हुई हैं और उसकी वैल्यू 4 है। और कहा जाता है हमसे कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट्स 1 से 3 तक जो हैं उनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखें जी, इन चारों के अंदर सबसे बड़ी लिमिट कौन सी आ रही है, यानी जैसे इसके अंदर देखें 3 और सिर्फ बीच में एक नंबर आ रहा है 4 और फिर 5 आ जाता है। 1 के और 3 के बीच में सिर्फ एक नंबर आ रहा है, 3 और 5 के बीच में बस एक नंबर आ रहा है, लेकिन 1 से 5 के दरमियान 3 नंबर आ रहे हैं, 2, 3, 4। तो ये सबसे बड़ी लिमिट है। ठीक है, तो इसको आपने एक साइड पे रख लेना है, जो इनमें से सबसे बड़ी होगी उसको आपने एक साइड पे रख लिया। फिर इक्वल टू, अब 1 से 5 तक है ना, तो हमें बीच में यहाँ पे एक और लिमिट कौन सी नज़र आ रही है 1 और 5 के बगैर, 1 और 5 के अलावा 3 नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये 1 और 5 तो है ना ऑलरेडी, तो 3 हमें एक डिफरेंट यहाँ पे नज़र आ रही है, तो हम इसके पार्ट्स 3 तक बना लेते हैं, यानी 1 और 5 के दरमियान हमने नंबर ले लिया 3, तो 1 से 3 तक आप अलग लिमिट लगाएं और फिर 3 से 5 तक अलग लगाएं। 1 से 3 तक एफ ऑफ एक्स प्लस 3 से 5 तक, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे या जी ऑफ एक्स पुट करेंगे, क्योंकि हम ओरिजिनल फंक्शन एफ की फॉर्म में ले रहे हैं तो इसको भी हमने एफ वाला ही यहाँ पे लेना है। ये जी जो है ना ये इग्नोर कर देना, ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है कि आप इसको तो नहीं यूज़ कर लेते, हम पूरा एफ ऑफ एक्स यूज़ कर रहे हैं। जब इस साइड पे एफ है तो इधर भी सारी एफ की ही वैल्यूज़ आएंगी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपने। 1 से 5 तक की वैल्यू दी हुई थी -1, 3 से 5 तक की आपको यहाँ पे दी हुई थी 3, और 1 से 3 तो हमने फाइंड करना है इसलिए हमने उसको वैसे ही रहने दिया। ये +3 है, इधर आके -1 के साथ -3 होगा तो -4, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -4। नेक्स्ट एक और थ्योरम है हमारे पास, इफ़ एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड एफ जो है वो 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, तो फिर जब हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं ना तो वो भी 0 से बड़ी ही होती है। ठीक है, अगर फंक्शन पॉजिटिव था तो उसका इंटीग्रल जो है वो भी पॉजिटिव ही होगा। अगर एफ और जी दो इंटीग्रेबल फंक्शन हैं और एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू जी ऑफ एक्स से बड़ी है, यानी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से ग्रेटर है, तो जब हम उन दोनों पे इंटीग्रल अप्लाई करते हैं ना तो भी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल ही बड़ा होगा जी ऑफ एक्स के इंटीग्रल से। और अगर ये लेस देन और इक्वल टू इस तरह के आ जाएं तब भी सेम रिजल्ट ही रहते हैं, यानी अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से स्मॉलर होता तो इसका इंटीग्रल भी जी ऑफ एक्स से स्मॉलर होता, और इसी तरह से ये अगर फंक्शन नेगेटिव होता, लेस देन 0 होता, तो उसका इंटीग्रल भी लेस देन 0 होना था। ठीक है, तो ये साइन जो है वो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है कि शो करें ये जो आपको इंटीग्रल दिया हुआ है cos x/2x³ -5 जिसकी लिमिट 0 से 1 तक है, ये आपने बताना है कि ये नेगेटिव होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि दो फंक्शंस हैं, ऊपर वाला फंक्शन cos x है, नीचे वाला फंक्शन 2x³ -5 है। तो ये जो cos x है ये तो 0 से 1 तक पॉजिटिव होता है ना, 0 से 1 तक अगर हम इंटरवल लें तो cos x जो है वो पॉजिटिव होता है, cos 0 जो है वो भी पॉजिटिव होता है, cos 1 लें तो भी पॉजिटिव होता है। इनके दरमियान भी जितनी वैल्यूज़ आती हैं ये रेंज होती है ना इसकी cos x की, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन जब हम नीचे बात करते हैं 2x³ -5 की, तो ये 0 और 1 पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि जब हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो आंसर -5 आएगा, और अगर हम इसके अंदर 1 पुट करते हैं तो भी हमारा आंसर नेगेटिव आता है -3। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि इस इंटरवल के अंदर, यानी ये जो 0 से 1 तक लिमिट्स दी हुई थी, ये जो नीचे वाला फंक्शन है 2x³ -5 दैट इज़ लेस देन 0, यानी वो नेगेटिव होता है, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो एज अ होल भी नेगेटिव होगा। अगर ये फंक्शन नेगेटिव होगा तो फिर उसका इंटीग्रल भी ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ऊपर वाला फंक्शन तो पॉजिटिव था लेकिन नीचे वाला नेगेटिव था, और ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी एक नेगेटिव हो तो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, और अगर फंक्शन पूरा नेगेटिव है तो इसका इंटीग्रल भी नेगेटिव होगा। उसके बाद मजीद एक और डेफिनेशन यहाँ पे हमें दी हुई है, फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड ऑन इंटरवल a b इफ देयर इज अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट
यानी फंक्शन जो है वो बाउंडेड कब कहलाता है, ए बी पे। अगर फंक्शन दो ऐसे नंबर्स के दरमियान लाई करता हो जिसमें एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, और ये जो फंक्शन है वो y के इक्वल होता है ना, हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो y को हम एक दफ़ा माइनस एम के साथ भी रख सकते हैं और y को हम एक दफ़ा प्लस एम के साथ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान लाई करती है। उसके बाद यहाँ पे एक और थ्योरम है जिसकी 3 स्टेटमेंट्स हैं। लेट एफ बी डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स, फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो इंटरवल ए बी के अंदर। तो पहले पॉइंट में हमें ये कहा जा रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस अगर है इंटरवल पे तो वो इंटीग्रेबल भी होगा, यानी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो इंटीग्रेबल है, अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम उसे इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते। अगर फंक्शन बाउंडेड हो ए बी पे और सिर्फ उसके फाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऐसे हों जिन पे वो डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अभी तो हमने कहा कि वो कॉन्टिन्यूस होगा तो इंटीग्रेबल होगा, लेकिन वो डिसकॉन्टिन्यूस हो तो भी इंटीग्रेबल हो सकता है अगर उसके डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स थोड़े से हैं, यानी फाइनाइट मैनी का मतलब है कि उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड से पॉइंट है। अगर बहुत सारे पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे वो डिसकॉन्टिन्यूस है फिर हम उससे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम फाइनाइट मैनी है जिन पे वो कॉन्टिन्यूस है फिर हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर वो इनफाइनाइट हो जाते हैं तो फिर वो इंटीग्रेबल उसका जो है वो फाइंड नहीं किया जा सकता। इसी तरह से तीसरी स्टेटमेंट है फंक्शन इज नॉट बाउंडेड ऑन ए बी, अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इंटीग्रेशन करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और दूसरा वो बाउंडेड हो ए बी के ऊपर, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। फिर भी अगर कोई इशू है, कोई मसला है, जो पॉइंट ऐसा आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका वो क्लियर कर दूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फेलोज़ के साथ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।